उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास 83.6 करोड़ की लागत से बनेंगे आधुनिक रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। प्रदेश की पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार। नए बगीचे लगाने की सरकार करेगी प्रोत्साहित। सरकार उन्नत किस्म के सेब के पौधे करेगी मुहैया। चारधाम यात्रा मार्ग पर संवेदनशील क्षेत्रों का होगा सर्वे। गौरीकुंड हादसे के बाद सचिव आपदा प्रबंधन के निर्देश। बाहर से आकर रह रहे लोगों का होगा सत्यापन। टेहरे में बारिश से टूटी दीवार। घर में सो रहे 2 बच्चे मलबे में दफन। जोशीमठ के ग्वाड़ में फटा बादल। गौरीकुंड में भूस्खलन में 3 शवों की हुई शिनाख्त। 20 लोग अभी भी लापता। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश जारी। उत्तराखंड में मौसम को लेकर चेतावनी। देहरादून पौड़ी समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा मार्ग हुआ बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से सीएम की मुलाकात। सीएम धामी ने सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से सीएम की मुलाकात। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने की मुलाकात। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से की मुलाकात। देहरादून से खबर। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से सीएम धामी की हुई मुलाकात। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से सीएम धामी ने मुलाकात की। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर की शिष्टाचार भेंट। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से सीएम की मुलाकात। सीएम धामी ने सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। देहरादून से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के निदेशक ने जारी किया अलर्ट। राज्य में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश का रहेगा ऑरेंज अलर्ट। 5 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत 9 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना। हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भारी बारिश की संभावना। पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। मौसम विभाग के निदेशक ने जारी किया अलर्ट। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में रेल मार्गों के निर्माण में नई क्रांति आई है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राज्यवासियों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत हर्रावाला, लालकुआ और रुड़की रेलवे स्टेशन का शिलान्यास का सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करेंगे।
नमस्ते, कैसे हैं? लक्सर में शगन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को लेकर हरिद्वार के एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने लक्सर सीएससी में बैठक की और बैठक में मौजूद सभी कर्मचारियों को इस अभियान की जानकारी दी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी 7 अगस्त से सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत करने जा रहा है। इस अभियान के तहत 5 साल की उम्र तक के बच्चों को 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि इस मिशन को हासिल करने के लिए सभी विभागों को मिलजुल कर काम करना होगा। आगामी 7 अगस्त से ये मिशन शुरू हो जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इस मिशन पर काम करके बच्चों का टीकाकरण करा जाएगा। प्रस्ताव के ये कुछ ले सकते खर्चे करते हैं, तो इन्होंने ये टैबलेट कैसे ले रही है बिना बोर्ड की समिति के? पहले तो आप लोगों को बोर्ड की मीटिंग करते, तो प्रस्ताव पारित होता, उसके बाद जो लेते। हमारा IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 जो पूरे उत्तराखंड के अंदर MR को एलिमिनेट करना है 2024 में, उसी के मद्देनजर हम लोगों को 0 से 5 साल तक का ये सघन कार्यक्रम चलेगा। पूरे हफ्ते चलेगा, कल मंडे से लेकर के शनिवार तक। और इसमें कोई भी हमारा प्रोग्राम बीच में होगा, वो भी हमारा चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, वो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। CMO साहब के निर्देशानुसार पूरे जिले के अंदर हम लोगों की DTF हो चुकी और हमारी आज ये तहसील टास्क फोर्स की मीटिंग है। इसमें अभी SDM साहब चले गए और हमारे एजुकेशन से हैं और CDS से भी हैं हमारे, और खानपुर के हमारे डॉक्टर विनीत कुमार हैं, हमारी आशाएं हैं, ANM हैं। देहरादून में तेज बारिश के बीच कांग्रेसियों ने महिला उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में गांधी पार्क में मौन रखा। वहीं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि राज्य में महिला अपराध और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं चिंतनीय है और उत्तराखंड राज्य में बढ़ रही अपराध की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है और अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड राज्य में पिछले 1 वर्ष में घटित हुई अपराध की घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में महिला अपराध, अन्य अपराधों का स्तर कहां पहुंच चुका है। समाज के राजनीतिक तत्व और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का डर और भय समाप्त होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। हम अंकिता के न्याय की बात कर रहे हैं, हम 4 उन SC ST की बेटियों की बात कर रहे हैं जिनका बलात्कार हुआ, पॉक्सो कांड की बात कर रहे हैं, 872 उन बेटियों की बात कर रहे हैं जिनका बलात्कार इस राज्य में हुआ है। और आप दूसरे राज्यों से तुलना करके इस मामले को शांत करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। क्या कहीं अपराध हुआ इसका मतलब है आप उत्तराखंड की बेटियों का बलात्कार करके उसका बदला उत्तराखंड में लेंगे? अखबारों में आई थी और जो चर्चा में भी आई कि कोई इंतजाम देखने के लिए आया था और उसके पास कि VIP आने वाला है, तो इंतज़ाम देखने के लिए जो आया था वो व्यक्ति उसके साथ पुलिस थी, उसके साथ बॉक्सर थे। तो कोई न कोई जिसके लिए देखने इतना ऐसा आदमी आया हो इंतज़ाम देखने। लक्सर में गन्ना परिषद ने चुपके से 23 लाख रुपए में 54 टैबलेट खरीदकर कर्मचारियों में बांट दिए। परिषद बोर्ड ने ना तो उसकी खरीद का प्रस्ताव पास कराया और न ही उन्हें भुगतान की भनक लगने दी। 2.5 महीने बाद पता लगने पर बोर्ड अध्यक्ष ने इसे अनियमितता बताकर शिकायत की। गन्ना परिषद के सुपरवाइजर इस बार गन्ने के रकबे का ऑनलाइन सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें टैबलेट दिए जाने थे। आरोप है कि लक्सर गन्ना परिषद ने मई को रुड़की की फर्म को 23 लाख अदा करके 54 टैबलेट खरीदे और सुपरवाइजरों को दिए। परिषद बोर्ड को न इसकी खरीद का पता चला और न ही उन्हें भुगतान की जानकारी दी गई। अब 2.5 महीने बाद बोर्ड को इसके बारे में जानकारी मिली। इसके बाद से परिषद बोर्ड ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया कि 23,000 में खरीदे गए टैबलेट बाजार में 15,000 से कम में उपलब्ध हैं। उन्होंने गन्ना आयुक्त, गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत भेजी है। कहूँगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो सबके नॉलेज में आना चाहिए। और जी ये डिप्टी साहब और उसको जेई को सबको बुला करके बताना चाहिए कि हमने वहाँ का इतना परमिट कर दिया। मेरा कहना यह है कि यदि गन्ना विकास परिषद के द्वारा या गन्ना समिति के द्वारा कोई भी सामान क्रय किया जाता है तो उससे सबसे पहले उसमें प्रबंध कमेटी की बैठक का प्रस्ताव होना जरूरी है, यानी कि अपने चेयरमैन और बोर्ड के डायरेक्टरों को बताना जरूरी है। जो टैब खरीदे इन्होंने, ये मेरी संज्ञान में बहुत लेट आया। इन्होंने प्रबंध कमेटी को बिना विश्वास में लिए, इन्होंने टैब ले लिए, कहाँ से लिए, क्यों लिए, इनका क्या प्राइस है, इन्होंने बिना बताए चुपके से ले लिए। करोड़ लाखों का है ये।
उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले 127 हो गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया जैसे बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वे दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही हैं। उस पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पहाड़ों से भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आ रही हैं, जहां कई किलोमीटर दूर मरीजों को कंधे पर लाद कर तीमारदारों को पैदल ले जाना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ध्यान धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा है, इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। सवाल यह है कि एक तरफ मरीजों का दबाव तो दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। ऐसे में मरीज जाएं तो जाए कहां? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले 127 पहुंच गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही हैं। उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ध्यान धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा है, इसलिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। उस मैटर की जो है जांच भी हुई थी और वो जो मैटर सामने आया था वो फॉर द टाइम बिंग के लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बात उठाई जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने करके दी हैं, आप पहले से कंपेयर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है, कितने हमारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, हमारे सभी ट्रेंड जो वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं वो हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि इमरजेंसी जब हो जाती है, जिस प्रकार से महिलाओं का जो प्रसव से रिलेटेड था, तो ऐसी इमरजेंसी में कई बार जो है व्यवस्था उनके द्वारा इस तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जो है सब चीज़ें व्यवस्थित की गई। वहीं पहाड़ों से भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आ रही हैं, जहां कई किलोमीटर दूर मरीजों को कंधे पर रखकर तीमारदारों को पैदल ले जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ बागेश्वर की कपकोट तहसील के डांगती गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीण डंडी कंडी के सहारे डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर है। 7 किलोमीटर दूर तक मरीज को कंधे पर ग्रामीण लेकर गए। वहीं अब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष आ गया है। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनका ध्यान जो है यूसीसी लाने में है और जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने में है। मेरे ख्याल से ये उसी का ही आपको एक उदाहरण मिलेगा कि जो हमारे जो मरीज हैं वो परेशान हैं। एक एक बेड में 2-2 मरीजों जो है आप उपचार ले रहे हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय है। यहाँ पे सरकार को जो है ये बहुत ही ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पे, ताकि जो है मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े और उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा हमारे उत्तराखंड में मिल सके। देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, जगह जगह समाचार मिल रहे हैं कि डेंगू की मरीज में इजाफा हुआ है, डेंगू बढ़ रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से आइस फ्लू की बीमारी भी बढ़ रही है। तो देखिए, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसके हाल बहुत ख़राब हैं और स्वास्थ्य विभाग इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती बीमारियों के बीच बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऊपर से डेंगू और आई फ्लू ने सरकार की चिंता बढ़ाने के साथ ही लोगों को भी चिंता में डाल दिया है।
हालांकि सरकार ने डेंगू और आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी करते हुए सभी अस्पतालों को तैयार करने के लिए कहा। बावजूद इसके धरातल पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा को लेकर कड़ी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी की मुलाकात कर प्रेम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उपद्रव द्वारा की गई घटना को बेहद निंदनीय बताया। हिंदू आस्था वाले भारत में देश में इस तरीके की हिंदू की आस्था का कुठाराघात है, जिन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाने की मांग की है। मुद्दा ये था, जो मेवात में जो अशोभनीय घटना घटी है, उसमें कुछ आतताइयों ने जो शोभा यात्रा पे अचानक हमला किया है, वो बहुत घोर निंदनीय है और उसमें बहुत घोर नरसंहार किया है। उन्होंने गाड़ी में से उतार के वहां लोगों की हत्या की है और गाड़ियां भी फूंक दी है, और ये एक बहुत ही गलत कार्य है। इससे लोकतंत्र में भी एक खतरा है, और इसलिए हम प्रधानमंत्री से यही मांग करते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। मेवात में जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है, और इससे पूरे भारत में खासकर हिंदू समाज में बहुत रोष है, और ये जब तक नहीं रुकने की, जब तक माननीय मोदी जी, योगी जी उस पर अपना स्टैंड नहीं लेंगे। और मैं तो ये कहूँगा, जो योगी जी ने अपना स्टैंड ले रखा है ना, जो उग्रवादी हैं या दंगाई हैं, उनके खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जनपदों के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग सम्मिलित हुए। मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। जनपदों के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में चर्चा की और विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना वात्सल्य योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने वात्सल्य योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जा रहे 5% आरक्षण प्राप्त लाभार्थियों के बारे में भी जनपदवार जानकारी प्राप्त की। आज महिला कल्याण की समीक्षा बैठक ली गई है, और इस बैठक में चूँकि पूर्व में मैंने जून माह में भी ली थी और जुलाई माह में भी ली, और पुनः आज फिर अगस्त माह में कि आखिरकार पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ, उसकी समीक्षा की गई। सभी जिला प्रशासन अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे और संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। तो विषय था, पिछली बार लिया था कि भाई हमारा जो वात्सल्य योजना है, उस वात्सल्य योजना से जो हमारे लाभार्थी हैं, क्या वो बराबर उस योजना का लाभ ले पा रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो वात्सल्य योजना में लाभ लेते हुए 5% जो आरक्षण सरकार ने उनको दिया है उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ये सभी जनपदों से आज परीक्षण किया गया, तो कहीं कहीं पर ऐसी सक्सेस स्टोरी प्राप्त हुई है जहां पर बच्चे जो है 5% का आरक्षण प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर बने हैं। तो हमने उनसे यही कहा है कि संबंधित जनपद के संबंधित बच्चे जो वात्सल्य योजना से आच्छादित हैं, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के से उनको क्या क्या लाभ हुआ, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसको लेकर जिला प्रशासन अधिकारी अपनी तैयारी करें, शॉर्ट वीडियोस बनाएं, ताकि जो है एक जो मैसेज होता है योजनाओं का वह जा सके। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों को मानव वन्यजीव संघर्ष के तहत मिलने वाली राहत राशि पीड़ितों को 15 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बंदरों और सुअरों से खेती को बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाए जाने को भी कहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक सचिवालय देहरादून में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बंदरों के बंध्याकरण का लक्ष्य दोगुना करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने
और वनों के बाद गांव के सोलर लाइट लगाने, जागरूक अभियान चलाने व पर्याप्त वन कर्मचारियों की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म व बायो फिशिंग को बोर्ड की बैठक का नियमित एजेंडा बनाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन अन्य कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्य कार्यों में सड़क निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण इन सभी निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा निर्माण कार्यों को 26 जनवरी 2024 तक पूर्ण कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना की जो समीक्षा बैठक मैंने की है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम चल रहे थे, पूरी तरह से मैंने उनकी समीक्षा की है और मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए कि बहुत सी योजनाएं हमारी कंप्लीट भी हुई हैं और मैं आज इस बात को कहने को तैयार हूं कि जिसमें हमारा यहाँ स्मार्ट शौचालय है, स्मार्ट स्कूल है, हम बहुत तेजी लाएंगे। और मैंने आज अधिकारियों को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है, हालांकि हमें 1 साल यानी जून 24 तक ही काम करना है, लेकिन 26 जनवरी 2024 तक हम इस काम को कंप्लीट करेंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में की पत्रकार वार्ता। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बलात्कार के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड व नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार जैसे मामलों को लेकर उनकी महिला मोर्चा के नेता कुछ नहीं बोलते, जबकि उनके भाषण में एक छोटे से अंश को लेकर वो सड़कों पर उतर आई हैं। पॉक्सो के तहत या फिर SC/ST जो विभाग है हमारा, मात्र शक्ति सुरक्षित नहीं है। एक RTI के अनुसार 2022 में 872 केसेस महिलाओं के साथ बलात्कार के दर्ज हुए। प्रतिदिन लगभग 3 बलात्कार उत्तराखंड राज्य में हो रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि क्या हुआ है और सबसे चिंता का विषय है कि जो 2021 में 1 का आंकड़ा था वो 3 का हो गया और इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। बड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।